यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। केंद्रीय कैबिनेट में रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिन्हें वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। लिखा कि रामविलास पासवान के जाने से जो राजनीति को क्षति हुई, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान के निधन पर किया ट्वीट। लिखा, रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी रामविलास पासवान के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। लिखा, उन्होंने सदैव गौरव और गरीब और पिछड़ों के उत्थान हेतु कार्य किया और विभिन्न मंत्री पदों पर रहते हुए देश के विकास में अहम योगदान भी दिया। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में आज से नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हुई। 16 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन। दूसरे चरण में गोपालगंज, पूर्णी, चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा समेत 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक में नई मौद्रिक नीति का किया ऐलान। रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव, आम आदमी को नहीं मिली कोई राहत। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम। कुल मरीजों की संख्या हुई करोड़ों में। आपको जानकारी दें कि 3 करोड़ से अधिक संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 10,66,819 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाया तांडव। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 78,33,000 के पार। अब तक कोरोना के 2,17,738 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से अब तक 1,49,000 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में अब तक 4,65,000 के अधिक एक्टिव केसेस। रूस में कोरोना ने जमकर मचवाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 12,60,000 के पार। अब तक 10 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। स्पेन में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। अब तक कोरोना से हुई 32,688 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 8,84,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में भय का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6,86,891। अब तक 6,18,771 मरीज हुए रिकवर। पाकिस्तान में कोरोना से 6,544 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,16,934। देश में एक दिन में समन आए 78,809 नए कोरोना मरीज। 963 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 68,32,000 के पार। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में मचाया सबसे ज्यादा आतंक। एक दिन में कई 358 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या 14 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में महामारी से लोग परेशान। लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,39,000 के पार। राज्य में अब तक 48,661 केसेस एक्टिव। कर्नाटक में एक दिन में सामने आए 10,704 मरीज। एक दिन में गई 100 से ज्यादा लोगों की जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना जमकर मचवा रहा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 3,133 मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,27,459। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में मिले 2,726 नए मरीज। 37 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब में नहीं कम हो रहे कोरोना के मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,21,000 के पार। राज्य में अब तक 10,775 केसेस एक्टिव। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,284 नए मामले आए सामने। 20 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,48,000 के पार। सिरसा में कोरोना से 26 नए केस मिले। जिले में अब तक 4,155 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके, जिसमें से 435 केस एक्टिव हैं। 66 मरीज ठीक होकर घर जा चुके। 71 लोगों की हो चुकी है मौत।
में पिछले 24 घंटे में 8 नए केस आए सामने, 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 52 केस एक्टिव हैं, 1153 केस मिल चुके हैं, 1077 मरीज ठीक हो चुके हैं। गोहाना में नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने नगरपालिका कार्यालय में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जिसमें सभी कर्मचारियों का कोरोना रैपिड टेस्ट करके सैंपल लिए गए और जरूरी हिदायतें भी दी गईं। 150 कर्मचारियों और अधिकारियों के रैपिड टेस्ट किए गए, जिसमें से एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रोहतक की है। कर्मचारी की रिपोर्ट सोनीपत हेडक्वार्टर और रोहतक सौंपी गई। पृथला के गांव चंदावली में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शिविर लगाया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएमओ ने शिरकत की और स्वास्थ्य कैंप का शुभारंभ किया। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर और कोरोना के टेस्ट भी किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा आज, कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव समेत कई और मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। गोहाना में विस्तारकों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री ने 10 अक्टूबर को रोहतक में होने वाले बैठक की जानकारी भी दी। जेपी दलाल ने कहा, उम्मीदवार को लेकर रोहतक में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। भिवानी में बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र की आधा दर्जन से लगभग अनाज मंडियों का दौरा कर रबी की फसल खरीद का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सांसद ने किसानों से बात की और उनकी बाजरे मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने को सुनिश्चित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों को सांसद के सामने अपनी समस्याओं को रखने का मौका भी मिला। धर्मवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल एमएसपी पर जो फसल रफ्तार धीमी है और छोटी मंडियों में 65 से 70 किसानों की फसल खरीद हो रही है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल खरीद के लिए व्यवस्था बनाए जाने के लिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश्वर ढांडा ने कलायत और राजौंद अनाज मंडी दौरा किया और मौके पर भी अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। राजौंद मंडी के निरीक्षण के दौरान कमलेश ढांडा ने हरियाणा वेयर हाउस के इंस्पेक्टर को नमी माकअप यंत्र से फसल मापने का कहा। यंत्र में खराबी मिली, जिसे लेकर राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। खरीद कार्यों में किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। नई कृषि बिलों के किसानों की आय बढ़ेगी। 13 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा परिसर में श्रीमद् भगवद गीता और विजय रथ की स्थापना होगी, जिसका लोकार्पण सीएम मनोहर लाल करेंगे। कार्यक्रम में नेता विपक्ष समेत तमाम विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। विधानसभा की समाचार पत्रिका का भी लोकार्पण होगा। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्वांचल प्रकोष्ठ की बैठक ली। इस बैठक में पूर्वांचल प्रकोष्ठ के तमाम सदस्य मौजूद रहे और बिहार और विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। पूर्वांचल प्रकोष्ठ के तमाम सदस्यों से कहा गया कि वो बिहार में रह रहे अपने तमाम लोगों के साथ वहां जाकर लोगों को जागरूक करें, बीजेपी की तरफ से किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दें। बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा में विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा। मनोहर सरकार के विकास से कामों में जनता खुश है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदी जा रही है। किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे। किसान कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निजी स्कूल बसों न चलने पर ही जुलाई महीने के बाद से टैक्स वसूलने के मुद्दे पर कहा कि निजी स्कूल संचालक सीएम से मुलाकात करें। सीएम ने आश्वासन भी दिया है।
और इसी बीच ये बड़ी और अहम जानकारी साहब को रूबरू करवाने जा रहे हैं। फरीदाबाद से फेयरव्हील मारुति शोरूम में लगी है भीषण आग। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दर्जनों नई और मेंटेनेंस गाड़ियां जलकर हुई हैं खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। ये बड़ी खबर। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मूलचंद शर्मा जानकारी देते हुए बताया कि खनन विभाग ने 2019-20 में 331 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जबकि साल 2020-21 में अप्रैल से सितंबर तक 338 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जिससे पता चलता है पंजाब सरकार ने अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में चलने की अनुमति नहीं दी है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अनुमति नहीं होने से हरियाणा रोडवेज में सवार यात्रियों को बॉर्डर पर ही उतारना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि निजी बसों को बॉर्डर पर कोई रोक-टोक नहीं है। पराली से नहीं उद्योगों से प्रदूषण बढ़ता है। अभय ने सरकार पर सदा निशाना कहा, पराली की आड़ में किसानों को परेशान किया जा रहा है। कृषि अधिनियमों को लेकर अभय ने कहा कि केंद्र सरकार 3 बिलों के जरिए किसानों को बर्बाद करना चाहती है। साथ ही कहा कि किसान की आय बढ़ने वाला कानून बनाया है सरकार। इसके अलावा अभय ने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का दावा बीजेपी भूल गई। साथ ही कहा कि एमएसपी से नीचे फसल खरीदने वाले पर हो कार्रवाई। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने रबी की फसलों की खरीद में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ऑनलाइन फर्जी पंजीकरण कर फसल बेचने की बात उनके सामने आई, जिसकी जांच होनी चाहिए। किरण चौधरी ने कहा कि किसान फसलों को मंडियों से बेच पाने में नाकामयाब हो रहे। कुछ किसानों की फसल खरीदी जा रही। उनकी मांग है कि सरकार किसानों की फसल खरीद कर ताकि उनको परेशानी न हो। किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार में शामिल हुए कुछ लोग फर्जी तरीके से हुए रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते वास्तविक किसानों की फसल खरीद नहीं हो पा रही। गोहाना की कांग्रेस विधायक शखबीर मालिक ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बड़ौदा में कोई विकास काम नहीं करवाए, टूटी सड़कों को भी ठीक नहीं करवाया। उपचुनाव आने पर विकास की बात कर रही हैं। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में शिरोमणि अकाली दल की हरियाणा इकाई की बैठक हुई, जिसमें कृषि अधिनियमों को लेकर दिए गए किसान को समर्थन को लेकर रणनीति बनाई गई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना सिरसा में तीसरे दिन भी जारी है। धरनास्थल पर किसान नेताओं की बैठक पर आगामी रणनीति बनाई, जिसके तहत धरना इसी जगह दिन रात जारी रखने का फैसला लिया गया। करनाल में जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाली 98 लोकेशन को ट्रेस किया, जिसमें से 78 जमीन मालिकों को पता लगाया जा चुका है, जहां खेतों में पराली जलाई गई थी। अब प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। टोहाना में 4 गांवों सहित 8 जगहों के किसानों ने खेत में पराली जलाई। कृषि विभाग ने संबंधित थानों में किसानों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृषि विभाग के एसडीओ ने बताया कि हरसेक सैटेलाइट के जरिए किसानों के पराली जलाने की सूचना विभाग को मिल सकी है, जिसके बाद ग्राम स्तर पर बनी कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट विभाग को दे दी है। पलवल जिले में फसल अवशेष जलाने को लेकर कृषि विभाग ने उप मंडल अधिकारी ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पराली न जलाई जाए, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा में बिना पर्यावरण क्लियरेंस के चल रहे ट्वीहाइट प्लांट्स पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी से यमुनानगर में भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 फॉर्मल ट्वीहाइट प्लांट्स को भी सील किया। सील किए गए 7 यूनिट में से 2 यूनिट्स सील तोड़कर चला रहे थे। इन सभी यूनिट्स के खिलाफ कुरुक्षेत्र की पर्यावरण कोर्ट में केस दायर की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिजली चोरी और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर बिजली निगम ने शिकंजा कसा। विजिलेंस की टीम बिजली चोरी और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की दर से निगम की रिकवरी बढ़ रही है। बिजली निगम ने एसडीओ का कहना है कि बिजली बिल न भरने वाले लोगों पर सख्ती करने के आदेश दिए गए, जिसके तहत विजिलेंस टीम ने एक्टिविटी शुरू कर दी। दिन रात छापेमारी की जा रही है।
करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आशा वर्कर्स ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार का वो आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर को सीएम ने मिलेगा आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल। वल्लभगढ़ पंचायत भवन में दफ्तरों के आगे विभागों के नाम ही नहीं लिखे होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंचायत भवन में 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों के कार्यालय हैं, लेकिन किसी पर भी विभाग का नाम अंकित नहीं है। मॉल्स और होटल्स में इंस्टेंट फूड के रूप में मशहूर हो रहे स्वीट कॉर्न की कमर्शियल खेती अब पलवल जिले में हो रही है। मक्का की ये फसल मीठी और स्वादिष्ट होती है, जिसका प्रचलन लगातार जारी है और बढ़ भी रहा है। रेवाड़ी जिले में क्लस्टर स्तर पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी लैब वैन की शुरुआत की गई, जो जिले में 29 अक्टूबर तक रहेगी। कोई भी नागरिक इस मोबाइल वैन से अपने खाद्य पदार्थों का सैंपल जांच करा सकता है। प्रत्येक सैंपल की जांच के लिए नागरिक को 20 रुपए जांच रिपोर्ट के लिए देने होंगे। यह टीम खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के संबंध में आम नागरिकों, थोक विक्रेताओं और दुकानदारों को जागरूक करने के साथ साथ आमजन की खाने की आदतों और खाद्य पदार्थों को किस प्रकार संरक्षित किया जाए, इस पर भी काम होगा। कुरुक्षेत्र की शाहबाद नगर पालिका में अवैध पार्किंग बनने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पार्किंग में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और कई कई दिनों तक गाड़ी नहीं हटाते। अवैध पार्किंग पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका उप प्रधान गुलशान कवातुरा ने कहा कि अवैध पार्किंग करने वाले लोगों को पहले चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत। हरियाणा बोर्ड ने कम किया 30% सिलेबस। अध्यापकों को नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी कराने के दिए निर्देश। पटौदी के हली मंडी इलाके में कैबिन संस्था की तरफ से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर सफाई की गई और लोगों को जागरूक किया गया कि सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। समाज सेवी नवीन गोयल की माने तो पिछले काफी समय से वो इस मुहिम को चला रही हैं और प्लास्टिक को बैन कर रहे, इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मेवात में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तेजी से फैल रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मेवात में गांवों में भी फ्री इंटरनेट सेवा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए जिला उपायुक्त ने बताया कि गांवों में इंटरनेट वाली भारत नेट सुविधा दी जा रही है। जिला उपायुक्त ने बताया कि गांवों में अस्पताल, डिस्पेंसरी, सचिवालय समेत दूसरी जगहों पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए हॉटस्पॉट बनाए गए, जहां वाईफाई के जरिए लोग फ्री इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चच्चर के नागरिक अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों को आंखों में होने वाले रोगों और आंखों की किस तरह से देखभाल की जाए, इसके बारे में बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएमओ ने किया। उन्होंने लोगों को विस्तार से आंखों की देखभाल करने के बारे में जानकारी दी। कहा कि आज के समय में बच्चों की आंखें खराब होने का सबसे ज्यादा खतरा है। सिरसा में यातायात पुलिस ने बरनाला रोड पर गलत साइड से आने वाले वाहन चालकों के चालान किए। पुलिस ने गलत साइड से आने वाले लोगों को फोटो खींचकर ऑनलाइन चालान कर उनके घर भेज दिए। गरौदी में अनाज मंडी में काम कर रहे एक प्रवासी मजदूर को ट्रक ने कुचल दिया, जिसके बाद गुस्साए मजदूरों ने मंडी में काम बंद करके जमकर पथराव भी किया। वही ट्रक को थाने में ले जाने वाले विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मजदूरों ने मौके पर पहुंचकर पीसीआर वैन में भी तोड़फोड़ कर दी। वही घायल मजदूर के इलाज के लिए खर्च मार्केट कमेटी उठाएगी। गोवाना में दर्दनाक हादसा हो गया। कनाना संपर्क रोड पर ट्रैक्टर और वैगनार कार में भिड़ंत हो गई। कार में सवार 3 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया। फतेहाबाद के रजिस्ट्री में 28 लाख रुपए के स्टाम्प चोरी का मामला आया सामने। डीसी ने हरकत में आते हुए तुरंत रजिस्ट्री क्लर्क को चार्जशीट कर उसका तबादला टोहाना कर दिया। नायब तहसीलदार के विरुद्ध की सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। कुरुक्षेत्र की पुलिस अपराध शाखा ने ट्रांसफार्मर तार चोरी करने के 2 आरोपी को काबू किया। उनके कब्जे से 4 किलो 500 ग्राम तांबा भी बरामद कर लिया गया। यमुनानगर के गांव फैजपुर में 7 फीट का अजगर में निकला, जिसे वाइल्ड लाइफ टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। खेतों में अजगर निकलने से खेत में काम कर रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जिंद के पीएनबी बैंक से 20 लाख रुपए की चोरी करने वाले आरोपी मध्य प्रदेश में राजकोट जिले के कड़िया गांव में बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिन से हरियाणा पुलिस की 2 टीमें गांव में घुसने का इंतजार कर रही हैं।
पुलिस का यह कहना है कि सभी आरोपी चिन्हित किए जा चुके हैं। पूरा गांव अपराधियों का है, इसलिए गांव में मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस भी जाने से कतराती है। उच्च अधिकारियों से बात करके गांव में एंट्री की जाएगी। यमुनानगर में करीब सवा महीने पहले शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक की गोलियों मारकर भूनकर उनकी हत्या करने के आरोप में सीईओ पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भी लिया गया था। शोरूम मालिक जब शोरूम पहुंचे थे तो इसी दौरान 2 नकाबपोश युवकों ने उनका नाम पूछकर नजदीक से उन पर गोलियां की बौछार कर दी थी और मौके से भागने में सफल हो गए थे। कलावली में 1.5 महीने से बेटियां नहीं मिलने के चलते परिजनों ने थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पुलिस के आलाधिकारियों ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए नूंह से पुनाहाना में बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता साउथ रेंज आईजी विकास अरोड़ा कर रहे थे। धमाके इतने तेज थे